দেখি কি জমায় আমি মরে যাব, আমি তো মরে যাব। দেশে কোনো আইনের কোনো প্রয়োগ নাই, খুন করে সিমেন্ট দিয়ে চাপ করে ওই যে दोस्तों, आपने बहुत से सीरियल किलर की कहानियां तो सुनी ही होगी, पर आज हम आपको जिस सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भारत का नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर था। यह इतना खूंखार और ख़तरनाक था कि इसके आतंक के समय पूरे बांग्लादेश के लोग इससे खौफ खाते थे, जिसने करीब 60 से ज़्यादा कत्लों को अंजाम दिया। जब भी यह किसी का कत्ल करता तब यह पानी की जगह दूध से नहाता और अपने शरीर को साफ करता। इतने कत्लों को अंजाम देने के बाद भी बांग्लादेशी गवर्नमेंट इसको कोई सज़ा नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी इसे सपोर्ट भी करती थी और ये हमेशा बच निकलता। फिर धीरे धीरे इसने अपने पाँव पॉलिटिक्स में पछाड़ना शुरू किए और बड़ा नामचीन पॉलिटिशियन बन गया। पर कैसे इसे अपने ही खास दोस्त की वजह से फांसी के फंदे पर चढ़ाने में पुलिस को सबूत मिले और आखिर में 2004 में इसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। तो कौन था ये सीरियल किलर जिसने पूरे बांग्लादेश में अपना खौफ फैलाया? जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये कहानी है बांग्लादेश के अभी तक के सबसे बड़े सीरियल किलर इरशाद सिकदर की। इरशाद सिकदर बांग्लादेश के खुलना में रहने वाला था। इसके पिता वंदे मियाँ एक छोटे मोटे मजदूर जो कि मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। इरशाद जो कि गरीबी में भी अपना जीवन यापन कर रहा है। इरशाद की माँ का इंतकाल जब इरशाद छोटा था तभी हो जाता है, क्योंकि गरीबी की हालत और पैसों की कमी की वजह से इरशाद की माँ का इलाज ढंग से नहीं हो पाता है और वह इरशाद को अकेला छोड़कर चली जाती है। तब इरशाद को लगता है कि इस गरीबी ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, इसलिए उसके दिमाग में यह पहले से था कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है और एक बड़ा आदमी बनना है। इसी सोच के साथ इरशाद काम की तलाश में निकलता है। इरशाद ने बहुत से काम किए। कभी उसने मजदूरी की, कभी ठेला लगाया, कभी रेलवे स्टेशन पर भी उसने काम किया। इन सभी कामों से उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। फिर उसने कुछ लड़कों को अपनी गैंग में जोड़ा और अपनी खुद की एक गैंग बनाई। जिस रेलवे स्टेशन पर कभी वह छोटे मोटे काम किया करता था, अब उसी रेलवे स्टेशन पर उसने मुसाफिरों को लूटने का फैसला किया। पहली बार उसने मुसाफिरों को लूटना शुरू किया तो अच्छी खासी कमाई होने लगी। इरशाद सिकदर ने कुछ और लड़कों को अपनी गैंग में शामिल किया। उन्हीं लड़कों में इरशाद सिकदर को एक लड़का मिलता है जिसका नाम था नूर, जो कि आगे चलकर इरशाद का बहुत ही खास दोस्त भी बनता है और उसकी फांसी की वजह भी। खैर, इरशाद की गैंग अब बड़ी हो चुकी थी, चोरियों को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस तक यह खबर पहुंचती है, पर इरशाद सिकदर की गैंग पुलिस के हाथ नहीं आती। अब धीरे धीरे यह गैंग पूरे खुलना में मशहूर हो जाती है, जिसका नाम होता है रंगा चोर, जिसका सरताज था इरशाद सिकदर। पर इरशाद के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने चोरी के अलावा बड़ी बड़ी वारदातों और डकैतियों को भी अंजाम देना शुरू कर दिया। उसके पास पैसे भी बहुत आए, जिससे वह अपनी गैंग बढ़ाता गया। फिर इरशाद सिकदर ने अपनी गैंग का नाम बदलकर रमांडा बहिनी गैंग नाम रख दिया। जैसे ही गैंग बढ़ने लगती है, इरशाद सिकदर ने अपने रेलवे स्टेशन के इलाके को छोड़ा और शहर के बड़े बड़े इलाकों में क्राइम करने लगे। चोरी डकैती के साथ साथ इन्होंने कत्ल करना भी शुरू कर दिया। तय समय पर इन्होंने खुलना के एक खास इलाके पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया, जो कि नदी किनारे का इलाका था। घाट पर अच्छा खासा मछलियों का व्यापार भी होता था। अब इरशाद की नज़र इस घाट इलाके और इस घाट इलाके के पूरे व्यापार पर कब्जा करने की थी, जो कि आगे जाकर इरशाद अपने कब्जे में ले भी लेता है। अब घाट इलाका इरशाद सिकदर के कंट्रोल में था। घाट को कब्जे में करने के बाद इरशाद और भी बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने लगा और जो भी उसके खिलाफ बोलता वो उसे ठिकाने लगा देता। कहते हैं कि इस दौरान वह कई कत्ल कर चुका था, पर किसी की निगाह उस पर नहीं थी। इरशाद सिकदर ने बेशुमार दौलत कमा ली थी। अब उसके दिमाग में आता है पैसे तो खूब कमा लिए, क्यों ना पॉलिटिक्स में जाया जाए। इसी फैसले के बाद इरशाद बहुत सी पार्टियाँ भी ज्वाइन करता है। सबसे पहले वह जातीय पार्टी ज्वाइन करता है, फिर उसने बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी ज्वाइन की। इसके सिवा उसने अवामी लीग पार्टी भी ज्वाइन की। जातीय पार्टी ज्वाइन करने के बाद इरशाद उस इलाके का चुनाव लड़ता है और 2 बार वहाँ जीतता भी है। इरशाद उसके वार्ड का कमिश्नर भी बनता है। अब इरशाद और पावरफुल बनता जा रहा था। क्राइम के साथ साथ उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल गया था। पर उसी के साथ साथ इरशाद के दुश्मन भी अब बढ़ते जा रहे थे, जिनकी लाशें वह नदी में बहा रहा था। इरशाद का कत्ल करने का एक अपना तरीका था। वह उसके दुश्मन को बांधकर बोरी में डालता था, फिर उस बोरी में सीमेंट डालकर उसका मुंह बाहर रहने देता था, फिर बीच नदी में उसे छोड़ देता था, जिससे डूबने से उसकी मौत हो जाती थी। इसी तरीके से इरशाद ने बहुत से कत्ले किए। इरशाद की धमक पूरे खुलना इलाके में लोगों में होने लगी थी, क्योंकि अब वह उस वार्ड का कमिश्नर भी था और वह और भी ताकतवर हो चुका था। इसी दौरान उसने 6 अलग अलग औरतों से शादियाँ भी की। सभी चीज़ें ठीक चल रही थी। बेशुमार दौलत इरशाद ने अब कमा ली थी। पुलिस भी उसके जुर्मों के कामों में दखल नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें भी इरशाद हफ्ता देता था और पुलिस भी सभी जुर्मों को अनदेखा कर देती। इरशाद बड़े ही ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रहा था। इसी बीच अब 1996 की एंट्री होती है।
खालिद हुसैन जो कि एक बड़े नेता, उनका एक अलग जलवा, मोहल्ले में अच्छा खासा दबदबा। कोई भी काम के टेंडर को पास करने के लिए खालिद हुसैन की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो भी आवामी लीग के एक बड़े नामची नेता थे। इधर इरशाद सिकदर जो कि ज़बरदस्ती लोगों से अपना टेंडर पास करवाता और अपने काम निकलाता, और जो उसकी बात नहीं सुनता वह उसे मार देता। पर अब उसका आमना सामना हुआ खालिद हुसैन से। इरशाद को किसी काम के लिए टेंडर पास करवाने की ज़रूरत पड़ती है, वो उसे खालिद हुसैन के पास भेजता है, पर खालिद हुसैन साफ गैरकानूनी तरीके से टेंडर को पास करने के लिए मना कर देते हैं। अब खालिद हुसैन इरशाद के निशाने पर थे, पर इधर खालिद हुसैन भी एक पावरफुल नेता जिनका भी एक अच्छा खासा दबदबा था। खालिद हुसैन इरशाद के लिए एक बड़ी परेशानी थी जिसे वो अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसी दौरान एक बार इरशाद अपने खास दोस्त नूर को लेकर खालिद हुसैन के घर में घुसता है। नूर का बयान अनुसार नूर बताता है कि उसे लगा था कि इरशाद सिर्फ टेंडर के लिए खालिद हुसैन को धमकाएगा, पर इरशाद घर में घुसते ही उन्हें पीटता है और खालिद हुसैन के शरीर की सभी हड्डियां तोड़ देता है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। फिर उनकी छाती पर बैठकर खंजर निकालता है और तमाम खंजर खालिद हुसैन की छाती पर उतार देता है। और जब उसे यकीन हो गया कि खालिद हुसैन मर चुके हैं, वो लाश को घसीटता है और अपनी गाड़ी में डालकर उसी नदी पर ले जाता है जहाँ उसे ना जाने कितनी लाशें बहा दी। फिर गाड़ी समेत खालिद हुसैन की लाश को नदी में उतार देता है ताकि सभी को यह लगे यह एक एक्सीडेंट है। उसके बाद इरशाद अपने घर चला जाता है। अगली सुबह नदी में वही कार और कार के अंदर खालिद हुसैन का शव बरामद होता है। जैसे ही खालिद हुसैन की मौत की खबर इलाके में फैलती है, वैसे वैसे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है, क्योंकि खालिद हुसैन की इलाके में एक अलग पहचान थी। अब जैसे ही यह खबर फैलती है कि खालिद हुसैन की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है जो कि इरशाद सादिक ने किया है, वैसे ही लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। लोग अब दबी आवाज़ में इरशाद सादिक के खिलाफ बोलने लगे। पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग उस वक्त बांग्लादेश की सरकार में थी। उन्हें लगा कि इरशाद हमारी पार्टी की इमेज ख़राब कर रहा है, तो आवामी लीग इरशाद को पार्टी से बाहर कर देती है। पार्टी के बाहर जाने से इरशाद के पास अपनी सभी पॉलिटिकल पावर्स ख़त्म हो जाती है। अब यही एक मौका था जिसका नूर ने फ़ायदा उठाया। नूर एक बड़े पॉलिटिशियन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि खालिद हुसैन को किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बॉस यानी इरशाद ने ही मारा है, और इसके सिवा उसने 60 से ज़्यादा कत्ले भी किए हैं, और मैं इन सभी चीज़ों की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। खालिद हुसैन की मौत के 5 महीने बाद वहाँ की सरकार ने पुलिस को यह आदेश दिया कि वह तुरंत इरशाद सिकदर को गिरफ्तार करे। सरकार के आदेश के बाद पुलिस इरशाद के घर छापा मारती है, क्योंकि नूर के द्वारा दिए गए बयान दर्ज कर लिए गए थे और वही इन सभी कत्लों का इकलौता गवाह भी था। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस इरशाद को गिरफ्तार करती है। अब इरशाद की गिरफ्तारी के बाद नूर ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी। खुलना इलाके में मछलियों का काफ़ी अच्छा और बड़ा व्यापार होता था। इन मछलियों को स्टोर करने के लिए ताकि मछलियाँ ख़राब ना हो, खुलना इलाके में एक बड़ी आइस फैक्ट्री भी मौजूद थी, क्योंकि इरशाद यह पहले से जानता था कि इस आइस फैक्ट्री की खुलना में बहुत डिमांड है। ज़्यादातर मछली व्यापारी वहीं से आइस खरीदते थे, इसलिए इरशाद उस आइस फैक्ट्री के मालिक को पहले डराता है, फिर धमकाता है, फिर उसे भी मार देता है और उस आइस फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है। आइस फैक्ट्री पर कब्जा करते ही इरशाद ने आइस की रेट भी डबल कर दी है और सभी व्यापारियों और डीलरों को धमकाया कि किसी ने कहीं और से आइस खरीदा तो उसका अंजाम बुरा होगा, जिससे इरशाद ने अच्छी खासी कमाई की। इरशाद सिकदर अब लाश बहाते बहाते थक चुका था। उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर वह लोगों को टॉर्चर कर सके, और आइस फैक्ट्री से बेहतर जगह टॉर्चर के लिए कोई नहीं थी। इरशाद वहाँ लोगों को ले आता, उन्हें बर्फ़ पर लेटाता, मारता पीटता, उन्हें टॉर्चर करता, फिर उनका कत्ल करके वहीं फैक्ट्री में उनकी लाश पड़े रहने देता। करीब महीनों तक लाश फैक्ट्री में पड़ी रहती, फिर बाद में उन्हें नदी में जाकर बहा देता। तब नूर ने इरशाद के एक कत्लों का खुलासा किया तो पुलिस भी सहम उठी। नूर ने बताया कि जब इरशाद ने पहला खून किया तब उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। नहाने के बाद भी उसे बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए उसने दूध से अपने शरीर पर लगा हुआ खून साफ़ किया, फिर दूध से ही नहाया। नूर के बयान के अनुसार इरशाद ने करीब 60 से ज़्यादा कत्लों को अंजाम दिया और हर कत्ल के बाद वह दूध से ही नहाया करता था। जब भी उसके आसपास के लोग उसे दूध से नहाते हुए देखते थे, वह बिना लाश देखे समझ जाते थे कि इरशाद आज किसी का खून करके आ रहा है। इसके बाद पुलिस उस आइस फैक्ट्री पर छापा मारती है। वहाँ पर उन्हें कुछ लाशों के कपड़े मिलते हैं जिन्हें इरशाद ने ही मारा था। फिर पुलिस उस नदी पर जाती है, वहाँ भी उन्हें बहुत से कपड़े मिलते हैं और कुछ कंकाल भी मिलते हैं। यह साफ हो जाता है कि इरशाद ने ही एक के बाद एक कत्ल किए थे। फिर पुलिस इरशाद सिकदर को गिरफ्तार करती है। अब इरशाद को कोर्ट में पेश किया जाता है। अदालत में 18 ऐसे मामले थे जिसमें इरशाद सिकदर बरी हो गया, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं मिल रहा था। पर एक मामला ऐसा था जो था खालिद हुसैन मर्डर केस का, क्योंकि उसका ही दोस्त नूर इस बात का गवाह बना कि खालिद हुसैन को इरशाद ने ही मारा। इसी को देखते हुए अदालत ने इरशाद सिकदर को गुनहगार ठहराया और सजाए मौत दे दी। मौत की सज़ा सुनाने के बाद इरशाद सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट जाता है, पर वहाँ भी इरशाद की सज़ा कम नहीं होती और सज़ा को बरकरार रखा जाता है। अब इरशाद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के पास अपनी रहम की अपील करता है, पर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और 10 मई 2004 को
इरशाद की फांसी की तारीख तय की जाती है। अब 8 मई की रात को जेलर इरशाद के सेल में जाता है। करीब फांसी के 26 घंटे पहले वह इरशाद को बताता है कि तुम्हारी सभी अर्जियां खारिज हो गई है और अब फांसी की तारीख करीब है। फिर इरशाद की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आखिरी इच्छा में इरशाद बताता है कि फांसी के बाद मेरी लाश को मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी बहन को सौंप दिया जाए। अब फांसी की तारीख करीब थी। फांसी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। करीब 11:55 पर इरशाद को उसके सेल से बाहर लाया जाता है। बाहर लाते वक्त इरशाद की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसके पैर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, वह कांप रहा था। फिर उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। उसके गले में था। अब बस इंतजार था घड़ी का। 12:01 होते ही जल्लाद लीवर खींचता है और इरशाद इस तरह बांग्लादेश के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी खत्म होती है, जिसने पूरे बांग्लादेश को धिला कर रख दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसने पूरे बांग्लादेश को धिला दिया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।